नमस्कार दोस्तों, सब्जेक्ट कोड BHIC 131 की इस सीरीज में आज हम थर्ड चैप्टर की चर्चा करेंगे। इससे पहले दो चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं और आशा है वो चैप्टर आपको जरूर समझ में आए होंगे। तो अगर अभी तक आपने उन चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो उन चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है भारतीय इतिहास, प्राकृतिक विशेषताएं, गठन एवं लक्षण। कुल मिलाकर इस चैप्टर को पढ़कर आपको यह पता चलेगा कि इतिहास और भूगोल का आपस में क्या संबंध होता है। और ख़ास तौर पर जब आप भारत के बारे में सुनते हो कि भारत के इस क्षेत्र के लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, वहाँ के लोगों का पहनावा ऐसा है, वहाँ के लोगों का खान पान ऐसा है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन भी आना चाहिए, क्यों? जैसे भारत में आप हिमालय क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे या जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग होगा, जबकि जो लोग मैदानों में रहते हैं वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग होगा। जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं वो अलग चीज़ों को खाते पीते होंगे, मे बी वो नेचर पर डिपेंड होंगे। लेकिन जो लोग मैदानों में रहते हैं वो लोग कृषि करते होंगे, पशुपालन करते होंगे और भी बहुत सारी एक्टिविटी करते होंगे। इसी के साथ साथ अगर हम देखें भारत में जो नगरों का उद्भव हुआ, वो नगरों का उद्भव कहाँ पर हुआ, शुरुआत में जो क्षेत्र विकसित हुए वो कहाँ पर हुए, तो हर चीज़ के पीछे आपको एक ना ज्योग्राफिकल रीजन दिखाई देगा, यानी कि हर चीज़ के पीछे आपको एक भूगोल दिखाई देगा। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें भारत के भूगोल के बारे में पता चलेगा, भारत के एक क्षेत्र की विशेषता के बारे में पता चलेगा और वो क्षेत्र इतिहास के पन्नों में क्यों दर्ज है ये भी पता चलेगा। तो चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, जिसको मैं अभी आपको पूरी पूरी क्लियर करूंगा। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना कुल मिलाकर वैसे तो हमें यही बता रही है कि आगे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, फिर भी कुछ अच्छे लाइन इस प्रस्तावना में है जो मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। तो जैसे कि प्रस्तावना ये कह रही है कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमें ज्योग्राफी नहीं पता तो थोड़ा सा हिस्ट्री हमें कम समझ में आएगी, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन्हें हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको भूगोल नहीं पता है किसी देश का और आप उसके देश का इतिहास पढ़ रहे हो तो ऐसे में ना एक बहुत ही प्रमुख जो तत्व है वो कहीं ना कहीं इसमें से हट जाता है। हम चीज़ों को रट तो सकते हैं, फिर हम समझ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इंडिया की लोकेशन के हिसाब से इंडिया की ज्योग्राफी थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप का जो ये वाला एरिया है, देखो यहाँ पर लिखा है हिमालय, इसे हम बोलते हैं उत्तर भारत। तो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है ये हिमालय और यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनके प्रभाव से पूरी तरीके से प्रभावित है। जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जो यहाँ पर मैदान हैं, इन मैदानों में उत्तर भारत बसता है, जहाँ पर यूपी, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल वाले क्षेत्र आते हैं। जब हम भारत के इस वाले एरिया की बात करते हैं इसे हम बोलते हैं पूर्वी भारत, जहाँ पर हम बंगाल, असम, बिहार और फिर यहाँ पर पूर्वोत्तर की जो 7 बहनें हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, इन सबको रखते हैं। फिर इसके बाद अगर हम इस एरिया में आते हैं भारत के, ये पश्चिम भारत है, जहाँ पर गुजरात है, गुजरात का जो वहाँ पर कक्ष है, इसके साथ साथ पंजाब है, हरियाणा है और वर्तमान में जो पाकिस्तान है, आप सभी को पता है वो पहले भारत का हिस्सा था। तो ये सारा क्षेत्र पश्चिम में आएगा। जब आप साउथ की बात करोगे तो साउथ रीजन यहाँ से शुरू होता है और तमिलनाडु, केरल तक जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या होगा, साउथ इंडिया होगा। फिर जब हम मध्य भारत की बात करेंगे यानी कि बीच भारत की बात करेंगे तो हम महाराष्ट्र, MP इस वाले एरिया को रखेंगे। तो यानी कि भारत को अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो ये उत्तर भारत होगा, यानी कि जब हम उत्तर भारत की बात करेंगे तो हिमालय, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मैदानों की बात करेंगे। जब जब हम पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पर 7 राज्य होंगे, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। पूर्वी भारत की जब हम बात करेंगे तो बंगाल, बिहार का हिस्सा, ठीक है, और असम को भी लेंगे। इसके साथ साथ जब आप पश्चिमी भारत की बात करोगे तो यहाँ पर गुजरात है। इतना ही नहीं, जब हम इधर की बात करते हैं तो पहले का पूरा पाकिस्तान, और माफ़ कीजिएगा वर्तमान का पाकिस्तान, और पहले का ये भारत। दक्षिण भारत की जब आप बात करोगे तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के हिस्से आएंगे। और मध्य भारत की बात करोगे तो महाराष्ट्र, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, MP, ये सारे बीच के क्षेत्र हैं। इन सब की विशेषताएं हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो अब देखते हैं हमारी किताब क्या कहती है। तो इंडिया के मैप के हिसाब से आपने इंडिया को समझा। जिन बच्चों ने पहले से ही पढ़ा तो उन्हें तो बहुत सारी चीज़ें पता ही होंगी, और जिन्हें नहीं पता उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। तो हम देखते हैं कि हर क्षेत्र की अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टी मिलती है, अलग अलग वर्षा होती है। अलग अलग वर्षा का मतलब है कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं पर बारिश बहुत कम हो रही है। इसी वजह से कहीं के पेड़ पौधे अलग हैं और कहीं के पेड़ पौधे अलग हैं। भारत के पूर्व में जो पेड़ पौधे मिलेंगे वो आपको पश्चिम में नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारे प्रकार की वनस्पतियाँ, बहुत प्रकार के प्रजाति के पशु, जीव जंतु, पक्षी और
विभिन्न प्रकार की फसलें आपको दिखाई देंगी। इन सब का प्रमुख कारण है भारत की ज्योग्राफी, क्योंकि भारत में जो उत्तर भारत है वो पूरी तरीके से हिमालय से प्रभावित है, जबकि दक्षिण भारत जो है वो समुद्र से प्रभावित है। तो भारतीय उपमहाद्वीप बहुत सारे क्षेत्रों को मिलकर बना है, जिसकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खान पान के तरीके हैं। और ये सब क्यों हैं, ये इस चैप्टर में बताया जाने वाला है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से। तो कह रहा है भारत की बात की जाए तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, भारत में हर क्षेत्र के अलग अलग प्राकृतिक लक्षण हैं। हर क्षेत्र का अपना अलग अलग नेचर है, क्योंकि कोई क्षेत्र रेगिस्तान है तो कोई क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। उसका कारण ये है कि वो क्षेत्र नदियों के पास है। कोई क्षेत्र ऐसा है जो समुद्र के समीप है, तो वहाँ पर वर्ष भर जलवायु एक जैसी है। इसी वजह से भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की बात करो आप, उत्तर बिहार की बात करो, गंगा घाटी के मैदानों की बात करो, तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है? तो देखो, शुरुआत में जो बस्तियाँ बसी वो वहीं पर बसी जहाँ उनके लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो उपलब्ध थे, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन थे जिन क्षेत्रों में थे, इंसानों ने वहीं बसना शुरू किया। जैसे कि शुरुआत में इंसान नदियों किनारे बसा, उसका रीज़न था क्योंकि वो जल के लिए पूरी तरीके से नदियों पर आश्रित था और कृषि के लिए भी नदियों पर आश्रित था। इसलिए हम देखते हैं आज की डेट में उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार जैसे जो क्षेत्र है और गंगा के जो उपजाऊ मैदान हैं, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है। वहीं जबकि मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में जो जनसंख्या है वो बिखरी हुई है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, क्योंकि थोड़ा सा पठारी एरिया है। इसी प्रकार से मगध, कौशल, अवंती, महाराष्ट्र, आंध्र, कलिंग और चोल जैसे क्षेत्रों की बात करें जो प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, ये विकसित क्षेत्र बने, जबकि अन्य क्षेत्र विकास की दृष्टि से पिछड़ गए। उसका रीज़न ये है कि हर क्षेत्र की अपनी अपनी ज्योग्राफी है। जो क्षेत्र अपनी अपनी ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट को ज़्यादा ज़्यादा डेवलप कर पाया, वो क्षेत्र आगे बढ़ता चला गया। ऐसे एक और एग्जाम्पल है कि जब हम पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पर के लोग गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, या फिर गेहूँ यहाँ पर ज़्यादा उपजता भी है। जबकि हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? चावल। आखिर ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है कि जिस क्षेत्र में जो फसल उगेगी वहीं के लोग वही तो खाएंगे, क्योंकि उस समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं होता था, व्यापार तो नहीं चलता था प्राचीन काल में। तो जो जिस क्षेत्र में जो फसल उगती थी वो लोग वही खाते थे, इसलिए वहाँ का प्रमुख भोजन वो बनता चला गया। क्योंकि कुछ फसलें जो हैं वो हर जगह नहीं उगाई जा सकती, उनके लिए विशेष परिस्थितियों की जरूरत होती है, उनके लिए विशेष टेम्परेचर की जरूरत होती है, विशेष वर्षा की जरूरत होती है। तो जिस क्षेत्र में पानी ज़्यादा है वहाँ पर चावल उगाएंगे, जहाँ पर थोड़ा सा कम है वहाँ पर गेहूँ उगा लेंगे। इसलिए हर क्षेत्र में अलग अलग फसलें होंगी तो अलग अलग लोग उसी चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, इसलिए वहाँ पर वो लोग वो चीज़ें खाएंगे। हालांकि समय के साथ साथ ये जो चीज़ें हैं ये इंसान को प्रभावित करती हैं, उसकी आदतों को प्रभावित करती हैं। कुछ एक तो सीन ये हो गया, दूसरा सीन ये सिंचाई के साधन भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और हर क्षेत्र में आज सिंचाई हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें सोचनी चाहिए एक हिस्ट्री के विद्यार्थी होने के नाते कि आखिर भाई इस क्षेत्र में अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में नदियों का महत्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साउथ इंडिया में नदियों का महत्व नहीं है। वहाँ पर भी नदियों का महत्व उतना ही है जितना नॉर्थ इंडिया में है। बट जो नॉर्थ इंडिया की नदियाँ हैं ये लंबी नदियाँ हैं, ये हिमालय से निकल रही हैं, अरब सागर, बंगाली खाड़ी में गिर रही हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो साउथ इंडिया की नदियाँ ये अपेक्षाकृत छोटी हैं, इनमें साल भर पानी नहीं रहता, लेकिन फिर भी जब तक रहता है जब तक तो यूज़ कर ही सकते हो आप इनका। तो गंगा के मैदानों की बात करेंगे तो गंगा के जो मैदान हैं यहाँ पर हाई कल्चरल एक्टिविटी हुई है, उन्नत संस्कृतियाँ रही हैं, युगों युगों तक इन क्षेत्रों का नाम इतिहास में रहा है। जबकि साउथ इंडिया की अगर आप बात करोगे तो उनकी भी संस्कृति बहुत पुरानी है, बट जो जनसंख्या के लिहाज से वो क्षेत्र कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। आगे इस चैप्टर में वो नक्शा बताया है जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि कौन से क्षेत्र कहाँ पर है। अब हम बात करेंगे कि नेचर और जो ह्यूमन सेटलमेंट है, मानव बस्तियाँ हैं, इनका आपस में क्या संबंध है। तो जहाँ मनुष्य निवास करता है, जहाँ उसका घर बार होता है, जहाँ वहाँ पर खेत खलियान होते हैं, उस क्षेत्र को हम मानव बस्ती कहते हैं। और प्राचीन काल में सारी बस्तियाँ ग्रामीण थीं। धीरे धीरे करके नगरीय क्षेत्रों का विकास हुआ। देखो, नगर उस क्षेत्र को कहते हैं जिस क्षेत्र में लोग कृषि आधारित एक्टिविटी ना करें, कृषि आधारित गतिविधियाँ ना करें। तो भूगोल और बस्तियों की बसावट का एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध होता है। जहाँ पर रेगिस्तान होंगे वहाँ पर कभी भी गाँव नहीं बसेंगे, क्योंकि गाँव की जो आजीविका है मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर आश्रित है। तो ऐसे में गांव वहाँ पर बसेंगे जहाँ पर क्या होंगी? नदियाँ। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो चैप्टर नंबर 5 है, वीडियो ऑलरेडी अपलोड है उसकी भी। तो सिंध प्रदेश जो आज का है, पंजाब का जो क्षेत्र आज का है, तो कुछ क्षेत्र इसमें गर्म और शुष्क हैं क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है।
लेकिन इसी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता एक समय पर थी। तो अलग अलग इतिहासकार इसके लिए अलग अलग राय देते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये जो पहले सिंध का एरिया है जहाँ पे पूरे के पूरे हड़प्पा थी, ये पहले बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास बहुत सारी बस्तियां मिली हैं, तो लोग मे भी इस नदी पर डिपेंड रहे होंगे और आसपास के क्षेत्रों में दबा के खेती होती होगी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ क्लाइमेट में चेंज हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ, और जलवायु में परिवर्तन होने की वजह से ये क्षेत्र धीरे धीरे क्या हो गया, रेगिस्तान हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए और ये सभ्यता नष्ट हो गई। तो अलग अलग लोग इसके लिए अलग अलग राय देते हैं। कुल मिलाकर शुरुआत में मानव बस्तियां वहीं बसी जहां उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज थे, प्राकृतिक संसाधन थे। समय के साथ साथ चीज़ें परिवर्तित होती गई और बस्तियों की बसावट में और भी ज़्यादा परिवर्तन होने लगा। इसी प्रकार से मगध, जिसे आज हम बिहार के नाम से जानते हैं, तो प्राचीन काल में मगध क्यों फला फूला? तो देखो, कोई क्षेत्र जब फलता फूलता है, पहली बात उसके बाद प्राकृतिक संसाधन हो, यानी कि जल हो, मिट्टी में उपजाऊपन हो, जनसंख्या अच्छी हो, जनसंख्या कारगर हो, और सबसे बड़ी बात है एक मजबूत राजा हो। तो मगध की हम बात करें तो अच्छे अच्छे राजा वहाँ पर रहे। मौर्य साम्राज्य की नींव वहीं पर रखी गई, उसी से पहले नंदवंश था वहाँ पर। तो मगध की बात करें तो अन्य क्षेत्रों के मुकाबले मगध की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, क्योंकि गंगा और सोन नदियों के किनारे स्थित था ये। अब जमीन अगर उपजाऊ है तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो लोग वहाँ पर एक्टिविटीज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा। लोहे की खानें थी और अस्त्र और शस्त्र का निर्माण यहीं से करवाया जाता था। नदियों के माध्यम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, ट्रांसपोर्टेशन चलता था, परिवहन चलता था, व्यापार होता था। तो इसी वजह से यहाँ पर जनसंख्या लगातार बढ़ती गई और मगध प्राचीन काल में सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक हो गया। लेकिन समय बीता, आज आप देख लो मगध की स्थिति क्या है। मगध के प्रभुत्व के बढ़ने के और भी कारण थे, क्योंकि जिन क्षेत्रों में देखो कुछ होगा, राजा भी तो उसी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जो क्षेत्र है ही रेगिस्तान, जिस क्षेत्र में लोग ही नहीं है, तो वहाँ पर आक्रमण कौन करेगा? तो मगध पर हर एक जो महत्वाकांक्षी राजा था, जो मजबूत राजा था, वो चाहता था मैं मगध पर शासन करूं। इसलिए मगध पर मजबूत मजबूत शासक आए और मगध की जो राजधानी वो पाटलिपुत्र धीरे धीरे करके फेमस होती गई। तो पाटलिपुत्र धीरे धीरे करके नॉर्थ इंडिया की राजधानी बन गई। पाटलिपुत्र का महत्व कई सौ सालों तक बना रहा और पाटलिपुत्र के आगे बढ़ने और पाटलिपुत्र के नीचे गिरने के दोनों के कारण बहुत सारे बताए गए हैं। आगे बढ़ने का कारण यही है कि गंगा और सोन नदियों के किनारे स्थित था, जिसकी वजह से भूमि में उपजाऊपन था। यहाँ पर लोहे की खानें थीं, संसाधन बहुत सारे थे, जिसकी वजह से सुविधाएं इनके पास बहुत सारी थीं। लेकिन आगे चलकर जब मौर्य काल खत्म हुआ, गुप्त काल आया, गुप्त काल के दौरान क्या है, व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, नगरों का पतन हुआ, व्यापार की स्थिति गिरती चली गई, जिसकी वजह से पाटलिपुत्र की स्थिति भी गिरती चली गई। तो किसी क्षेत्र का शासक उस क्षेत्र को कितना आगे ले जा सकता है, ये उस क्षेत्र के संसाधनों पर ही डिपेंड है। तो अगर आप किसी भी क्षेत्र का इतिहास पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको उस इतिहास को किससे जोड़ना पड़ेगा? भूगोल से। आगे भौगोलिक नियतिवाद के विरुद्ध कुछ तर्क दिए गए हैं। देखो, नियतिवाद का मतलब यह है कि हम पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड हैं। अब तक पढ़ने के बाद हमें यही पता चला है कि भाई जिस क्षेत्र में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचर हमारी मदद कर रहा है, वहीं पर हम बच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ इतिहासकारों का ये कहना है। कुछ इतिहासकार कहते हैं भाई ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड था, नेचर हम पर हावी था, जैसा नेचर कहता था वैसे होता था, ऐसा नहीं है। प्रकृति विकास का मार्ग तय करती है, बात ठीक है। लेकिन अगर मनुष्य की अवस्था ही ना हो, मनुष्य को प्रकृति का ज्ञान ही ना हो, तो फिर विकास कैसे हो जाएगा? बात तो ये भी सही है भाई, प्रकृति हमें विकास के अवसर दे रही है, बट उसका ज्ञान हमें होगा तभी तो हम अपना विकास कर पाएंगे। तो कह रहा है यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि प्राकृतिक विशेषताएं और ऐतिहासिक प्रक्रियाएं एक दूसरे में संबंधित हैं और इसको हमें समझना चाहिए। लेकिन हमें बिल्कुल ये नहीं समझ लेना चाहिए कि इतिहास पूरी तरीके से क्या है, नेचर पर डिपेंड है। पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इंसान उस नेचर को समझता है तो उस नेचर का विकास करता है और अपने अपने तरीके से क्षेत्रों का विकास करता है। मनुष्य ने नई नई संभावनाओं को जन्म दिया है, मनुष्य ने तकनीकी उपलब्धियों को प्राप्त किया है, यानी कि टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है उसे अडॉप्ट किया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रकृति का प्रभाव बिल्कुल स्थायी होता है। मनुष्य पर्यावरण का दोनों का एक दूसरे का संबंध है। मनुष्य प्रकृति को, प्रकृति मनुष्य को प्रभावित करती है। अगर हम एक तरफा ये कहें कि प्रकृति ही सिर्फ मनुष्य को प्रभावित कर रही है, प्रकृति जैसा कह रही है मनुष्य वैसा कर रहा है, तो ये गलत होगा। क्योंकि जब तक मनुष्य मिट्टी का अध्ययन नहीं कर रहा है तब तक उसे कैसे पता भाई किस मिट्टी में कौन सी खेती हो सकती है, कौन सी नहीं? तो बिना मनुष्य के ज्ञान के बिना प्रकृति भी बिल्कुल वैसे के वैसे छूट सकती है जैसी वो है। तो मनुष्य अपने ज्ञान से प्रकृति को सुंदर बनाता है और प्रकृति उसे अवसर देती है। तो आप बिल्कुल ये मानकर ना चलें कि प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है। प्रकृति श्रेष्ठ है बट सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती है, क्योंकि मनुष्य अपनी उपलब्धियों से प्रकृति का प्रयोग करता है। आगे क्या बताया गया इस चैप्टर में? आगे ये बताया गया कि भारत का अगर हम भारत का विभाजन करना चाहें, किसके माध्यम से? भू आकृति के माध्यम से।
तो हम उसे 3 भागों में बांटेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, उत्तर भारत में हिमालय के क्षेत्र है, उसके बाद सिंधु गंगा के मैदान हैं, और साउथ इंडिया में प्रायद्वीपीय भारत है। यानी कि नेचर वाइज अगर हम भारत को डिवाइड करें तो नेचर वाइज भारत 3 भागों में बांटा जाता है। एक हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों के माध्यम से, सिंधु गंगा के मैदानों के, और प्रायद्वीपीय भारत। मैप से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ जिन बच्चों ने नहीं शुरुआत में समझा हो। तो ये भारत का जो ऊपरी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र ये हिमालय है। ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर ये लिखा है गैंगेटिक बेसिन, ये क्षेत्र जो है ये गंगा सिंधु के मैदान है। और गुजरात के नीचे जो ये क्षेत्र शुरू होता है ये प्रायद्वीपीय भारत है। और इसको बहुत डीपली इस चैप्टर में आगे बताया जाएगा। तो जब हम आधारभूत भू आकृतिक विभाजन की बात करते हैं तो कितने भागों में बांट रहे हैं भारत को? तो भू आकृतिक लक्षणों के आधार पर हम 3 भागों में बांट रहे हैं, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, सिंधु गंगा के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत। तो कह रहा है इसमें भी प्रत्येक भाग को अलग अलग से विभाजित किया गया, इसकी चर्चा आगे की जाएगी। हिमालय की बात करें तो हिमालय उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। इसके साथ साथ हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं जो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को बहा कर ले आती हैं। इनसे मैदानों का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने लायक जो बस्तियाँ हैं उनका अस्तित्व आया है। हिमालय की बर्फ पिघलती रहती है, जिसकी वजह से सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों में पानी लगातार बना रहता है। कह रहा है 3200 किलोमीटर यानी कि 3200 किलोमीटर तक भारत का जो मैदान है वो धनुष के आकार में फैला हुआ है, और जिसमें तमाम सभ्यताओं का उदय हुआ है। भारत की जो पहली सभ्यता है वो भी यहीं पर उदित हुई है। उत्तर के मैदानों प्रायद्वीपीय भारत को एक मध्यवर्ती क्षेत्र बांटता है, जिसे हम मध्य भारत कहते हैं, जो कि गुजरात से लेकर पश्चिम उड़ीसा तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर राजस्थान में अरावली पहाड़ियाँ हैं, मध्यवर्ती क्षेत्र में विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ है। मध्य भारत को हम 4 भागों में बांटते हैं, उदयपुर और जयपुर, उज्जैन के आसपास और मालवा का पठार, नागपुर और MP छत्तीसगढ़। जब हम दक्षिणी भारत की बात शुरू करते हैं तो मध्य भारत के बाद दक्षिणी भारत शुरू होता है, जो कि तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर नर्मदा, तापी जैसी जो नदियाँ हैं वो पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो नदियाँ हैं पूर्व की ओर बह के बंगाली की खाड़ी में गिर जाती हैं। इन्हीं वजह से यहाँ के क्षेत्रों की जो मिट्टी है उपजाऊपन है। अगर हम बात करें तो काली मिट्टी में उपजाऊपन बना रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी सभ्यताएँ फली फूली हैं। यहाँ पर कपास, ज्वार, मूंगफली और तिलहन की अच्छी फसल होती है, जबकि जिन क्षेत्रों में भूमि का उपजाऊपन नहीं है वहाँ पर निम्न प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। इसके अलावा नीलगिरी की यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं और कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ तक जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न ये बनते हैं कि मगध का उत्थान क्यों हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए मगध का उत्थान कैसे हुआ तो आप क्या बताओगे? भाई मगध के उत्थान के कारण क्या है? मगध को आज आधुनिक बिहार के नाम से जाना जाता है। मगध की बात अगर हम करें तो वो गंगा और गंडक, सोन नदियों के किनारे बसा हुआ था। वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज थे यानी कि प्राकृतिक संसाधन थे, लोहे की खानें थी, जंगलों में हाथियों की तादाद थी, अच्छे राजाओं का शासन था, जिसकी वजह से नीतियाँ अच्छी चली, और उसकी राजधानी जो पाटलिपुत्र थी वो भी उपजाऊ थी, जिसके माध्यम से वहाँ पर जनसंख्या बसी और धीरे करके ये क्षेत्र आगे बढ़ता गया। परिवहन की सुविधाएँ प्राप्त थीं। अगर क्वेश्चन ये आया तो आगे एक एक नंबर के क्वेश्चन ही आप कर सकते हैं। आगे चैप्टर में क्षेत्रीय प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है, जिसमें सिंधु के मैदान, गंगा के मैदान, मध्य भारत, प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण भारत के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ताकि हम अगर समझ में आ रही हैं तो चीज़ों को ऐसे ही लेकर चलेंगे, नहीं समझ में आ रही हैं तो थोड़ा सा और इसे डीपली बताने की कोशिश करेंगे, समय थोड़ा और जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो चैप्टर लेंथी है, तो चलिए हम क्षेत्रीय प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम हिमालय को पढ़ते हैं डीपली। तो जब हिमालयी क्षेत्रों की बात करते हैं तो भाई हम भारत के हिमालय क्षेत्रों को 3 भागों में बांटते हैं और हर भाग की अपनी विशेषताएं हैं। पहला है पूर्वी हिमालय, फिर है पश्चिमी हिमालय और फिर है मध्यवर्ती हिमालय। यानी कि नक्शे में जब आप हिमालय को देखोगे तो ये वाला हिस्सा पूर्वी हिमालय का है, ये वाला हिस्सा मध्यवर्ती हिमालय का है, ये वाला हिस्सा पश्चिमी हिमालय का है। तो जब हम पूर्वी हिमालय की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से तिब्बत से होती हुई आती है, भारत के अंदर प्रवेश करती है। तो पूर्वी हिमालय की पर्वत श्रृंखला ब्रह्मपुत्र के शुरुआत से होती है, असम से लेकर चीन तक फैली हुई है। और पूर्वी हिमालय पर्वतमाला के बीच में से गुजरने वाले बहुत सारे यहाँ से रास्ते हैं, जिसकी वजह से हम दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन से
क्या रखे हैं, व्यापारिक प्रभाव रखते हैं और आवाजाही वहाँ से होती है। तो जब आपसे कोई पूछे पूर्वी हिमालय के बारे में, तो पूर्वी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ से शुरू हैं, ब्रह्मपुत्र के पूर्व से शुरू हैं और आगे चलकर ये कहाँ तक जा रही हैं, चीन तक जा रही हैं। यहाँ से बहुत सारे दुर्गम पहाड़ हैं, दुर्गम रास्ते हैं। दुर्गम का मतलब ऐसे रास्ते जिसमें मनुष्य का आना जाना आसानी से नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आवाजाही कर सकते हैं। इसी वजह से उस क्षेत्र से, दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, इस क्षेत्र से हमारा आवाजाही रही है, संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ है, व्यापार रहा है। तिब्बत के विशाल पठार भी इसी क्षेत्र में रहे हैं और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र से व्यापार हुआ है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला हिमालय से दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है और गांधार से होती हुई अफगानिस्तान तक फैली हुई है। यानी कि जब हम पश्चिमी हिमालय की बात करोगे तो पश्चिमी हिमालय में गांधार क्षेत्र आएगा, अफगानिस्तान आएगा, जिसे आज हम अफगानिस्तान के नाम से जान रहे हैं। भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से पश्चिमी अफगानिस्तान का हमसे बहुत गहरा संबंध है। उसका रीजन ये है कि अफगानिस्तान एक ऐसा क्षेत्र था जिसके माध्यम से ईरान और अन्य मध्य एशियाई क्षेत्रों से हम जुड़ते थे। इसी प्रकार से आगे चलकर यहाँ से बहुत सारी संस्कृतियाँ प्राचीन काल में हम देखें जिनका प्रभाव हम पर पड़ा है, नवपाषाण काल हो चाहे मध्य पाषाण काल हो। इस क्षेत्र में कुछ दर्रे हैं जो बहुत फेमस हैं, जैसे खैबर दर्रा और अन्य दर्रे भी हैं यहाँ पर, जो इस क्षेत्र को सिंधु के मैदानों से जोड़ते हैं। दर्रे वो होते हैं जो पहाड़ों के बीच में कुछ क्षेत्र होते हैं, जो मार्ग होते हैं जहाँ से हम आवाजाही कर सकते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता पढ़ोगे तो वहाँ पर एक जगह आएगी शोरतुगई, तो ये भी अफगानिस्तान में थी, जिससे पता चलता है कि अफगानिस्तान एक ऐसी लोकेशन पर था जो सिर्फ इंडिया में एंट्री दे सकता था। उसका रीज़न था 3 तरफ से समुद्र से घिरा है भारत और ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो अफगानिस्तान से होते हुए ही कोई भारत में आ सकता था उस टाइम पे इंडिया की लोकेशन की वजह से। बलूचिस्तान आज पाकिस्तान के अंदर ये क्षेत्र है बलूचिस्तान, लेकिन उस समय तो इंडिया ही था। तो बलूचिस्तान की ओर अगर आप चलोगे तो पश्चिमी अफगानिस्तान में रेगिस्तानी हालात हैं। नवपाषाण काल के दौरान यहाँ पर जो लोग थे वो पशुपालन करते थे। उसका रीज़न था खेती हो नहीं सकती थी, तो पशुपालन होता था और लोग पशुओं पर ही पूरी तरीके से क्या थे, डिपेंड थे। आगे चलकर यहाँ के लोगों ने भारत की ओर रुख किया और यहाँ के बहुत सारे लोगों ने भारत पर आक्रमण भी किए। सिकंदर ने भी आपको पता है भारत पर आक्रमण किया। आगे चलकर महमूद गजनवी और बहुत सारे मोहम्मद गौरी जैसे जो राजा हैं ये भारत पर लगातार आक्रमण करेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि अफगानिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि जहाँ पर ज़्यादा कुछ था नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, इस और आक्रमण करते थे और यहाँ से बहुत सारा सामान लूटते थे, जिसको हम और आगे ज़्यादा विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। यूनानी, शक, कुषाण, हुण सब इन्हीं मार्गों से भारत में आए थे। तो अगर कोई पूछे भारत में जो हमले हुए अफगानिस्तान वाले मार्ग से ही क्यों हुए, तो उसका रीज़न था कि वो एंट्री जो रोड था वो सिर्फ एक ही था इंडिया के अंदर, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा बोट वगैरह का विकास नहीं हुआ था। नाव से ज़्यादा लंबी दूरी आप समुद्र में तय नहीं कर सकते थे, तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, उत्तर में हिमालय है, तो एक ही क्षेत्र बचता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सिंधु के मैदानों की। सिंधु के मैदानों को 2 भागों में बांटेंगे हम, पंजाब और सिंध। तो पंजाब और सिंध की अगर हम बात करें तो पंजाब की बात करें तो ये इस समय भारत पाकिस्तान के बीच में विभाजित है। पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र है जो कि सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, जिसका नाम है चिनाब, झेलम, सतलुज, रावी और व्यास। सिंधु घाटी की सभ्यता इसी क्षेत्र में फली फूली है। अगर हम बात करें सिंध क्षेत्र की, तो सिंध क्षेत्र में भी सिंधु घाटी के क्षेत्र हमें मिले हैं। वर्तमान में ये प्रदेश बालूचिस्तान की पहाड़ियों से लेकर रेगिस्तान, थार के रेगिस्तान तक घिरा हुआ है। गुजरात वगैरह के जो क्षेत्र हैं वो सिंध में जुड़े हुए हैं। वर्तमान में बहुत बड़ा क्षेत्र इसका पाकिस्तान में है। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती थी, लेकिन फिर भी नदियों द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती थी वो जलोढ़ मिट्टी से यहाँ पर खेती होती थी। चावल और गेहूँ बड़े पैमाने पर उत्पन्न किया जाता था। तो सिंधु के मैदानों को कितने भागों में बांटोगे, पंजाब और सिंध 2 भागों में। गंगा के मैदानों को हम 3 भागों में बांटेंगे, ऊपरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और निचला क्षेत्र। सिंधु के मैदानों की तुलना में जो गंगा का मैदान है ये थोड़ा सा आर्द्र है, यहाँ की मिट्टी में ज़्यादा उपजाऊपन है। बंगाल तक पहुँचते जाओगे तो इस क्षेत्र में खेती और भी ज़्यादा ताबड़तोड़ तरीके से होती जाएगी। पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपरी मैदानों में जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, यहाँ पर लगातार संघर्ष हुए हैं और उस संघर्ष का कारण ये है कि यहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी और उस ज़माने में जो कृषि क्रियाकलाप होते थे, तो ऐसे में हर क्षेत्र का ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र जो है वो हमारे अंडर में हो, इसलिए राजा जो है वो लगातार एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे। इवन हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र भी इसी दौरान फले फूले थे। यहाँ पर वैदिक सभ्यता भी यहीं पर आई थी। गंगा के मैदानों की बात की जाए तो मगध, कौशल, वज्जी, काशी जैसे जो बड़े बड़े महाजनपद हैं ये यहीं पर उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य की जो उत्पत्ति हुई वो भी यहीं पर हुई। तो गंगा का मैदान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों तरीके से क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गंगा के मैदानों की अगर आप ऊपरी क्षेत्र की बात करोगे तो बंगाल का विस्तृत मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। इसके अलावा यहाँ पर घने जंगल हैं, घने दलदल हैं। इस क्षेत्र में लोहे की कुछ खानें हैं जिसकी वजह से इस क्षेत्र का विकास हुआ है। गंगा के मैदानों की बात की जाए तो यहाँ पर घनी बस्तियों वाले क्षेत्र हैं, जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा रहा है।
प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा रही है। उसका रीज़न ये है कि जनसंख्या को जिन चीज़ों की जरूरत है वो सब चीज़ें यहाँ पर क्या हैं, आसानी से उपलब्ध हैं। पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भारत की बात करोगे तो इनकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। जब आप पूर्वी भारत की बात करोगे तो वहाँ पर कौन कौन से एरिया आएंगे, मैंने बताया था आपको, बंगाल के कुछ एरिया आएगा, असम के कुछ एरिया आएंगे, पूर्वोत्तर भारत के एरिया आएंगे। जब मैं कहूँगा पश्चिमी भारत की बात करो तो क्या बताओगे आप, तो पश्चिमी भारत में राजस्थान की मरुभूमि आएगी, अरावली पर्वत की श्रृंखलाएँ आएंगी, और मध्य भारत में एमपी के जो एरिया आएंगे वहाँ पर बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से यहाँ तक इन्हीं चीज़ों के बारे में लिखा है। फिर प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बताया गया है। प्रायद्वीपीय भारत जो है वो कैसा है, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो कोई पूछे प्रायद्वीपीय भारत की विशेषताएं बताओ, तो प्रायद्वीपीय भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े तटवर्ती मैदान हैं, दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। केरल के पास जाओगे तो पाल घाट है। दक्कन का पठार 3 भागों में बटा हुआ है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसके अलावा महाराष्ट्र में अन्य क्षेत्रों के अलावा दक्कन का पठार शामिल है। इसके अलावा मैंने अभी बताया आपको मालवा का पठार है। यहाँ पर महाराष्ट्र में उपजाऊ काली मिट्टी है, जबकि तेलंगाना में लाल मिट्टी है जो नमी सोखती है, जब और काली मिट्टी में उपजाऊपन ज़्यादा रहता है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम आंध्र प्रदेश की बात करोगे तो यहाँ पर नवपाषाण काल की सभ्यताएं मिली हैं। राज्य के दक्षिणी भाग में अधिक जल संसाधन हैं, तो इसलिए मानव बस्तियाँ वहाँ पर ज़्यादा बसती हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात करोगे तो यहाँ की प्राकृतिक दशाएँ कुछ अलग प्रकार की हैं। तो दक्षिण भारतीय राज्यों में आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे विशाल है, और कृष्णा और गोदावरी नदियाँ यहाँ की सबसे प्रसिद्ध नदियाँ हैं। सबसे दक्षिण में जाओगे तो आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ और कार्डामम की पहाड़ियाँ मिलेंगी, जिसे हम इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और इस क्षेत्र में आते हैं तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ भारी मात्रा में चावल पैदा होता है। कावेरी नदी का मैदान है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को क्या होता है, चावल की खेती मिल पाती है। इसलिए यहाँ के किसान जो हैं पल्लव और चोल कालों से, पल्लव वंश और चोल वंश बहुत ही फेमस रहे स्ट्रीम, जिसे हम आगे BHIC 132 में पढ़ेंगे। सिंचाई के लिए तालाबों पर निर्भर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा खेती नहीं होती थी, इसलिए यहाँ पर ज्वार, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई के साधन अच्छे नहीं थे वहाँ पर ज्वार, दलहन, तिलहन की फसलें होती थी। और इन सब के बारे में आपको संगम साहित्य से पता चलता है। इसके अलावा केरल की बात करोगे तो यहाँ से मसालों का व्यापार होता था। धान, अन्य फसलों के अलावा काली मिर्च यहाँ पर उत्पादित होती थी। और तमिलनाडु की ओर से केरल में पाल घाटी के द्वारा, पश्चिमी घाट के द्वारा जो बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता था। और ये दोनों ही क्षेत्र बड़ी घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। उसका रीज़न है नदियों का क्षेत्र है ये। और डीपली पढ़ना है तो आपको इसकी एक लिंक मैं दूंगा। मैंने BHIC 102 की एक सीरीज़ बनाई है, उसमें इसके बारे में और डीपली पढ़ाया गया है। तो चैप्टर बहुत बड़ा है, इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। इस पार्ट में इतने ही रखते हैं, अगले पार्ट में हम इसके छोटे छोटे क्षेत्रों को और भी ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। आशा है चीज़ें आपको समझ में जरूर आएंगी। आप इसे नक्शे के माध्यम से समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। तो मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।